एवरीवन, हिस्ट्री के नए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत के अंतर्गत एक नए वंश का खंड लिया गया है जिसमें पल्लव वंश है। जैसा कि आप जानते हैं कि पल्लव वंश का जो कालखंड है वो मध्यकालीन भारत से पूर्व है ना। ये प्राचीन भारत की सीरीज में आता है और पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पल्लव वंश, जैसा कि आप जानते हैं कि पल्लव वंश के प्रमुख शासक जैसे कि महेंद्र वर्मन हुए, नरसिंह वर्मन प्रथम हुए, द्वितीय हुए, इन सभी के द्वारा जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की गई उसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश का आपको कार्यकाल पता होगा कि पल्लव वंश का जो कार्यकाल है वो क्या से कहाँ तक है। ठीक है, तो जो कालखंड है वो कितना है, 575 है ना। 575 से कितना है, 900 ईस्वी तक। क्योंकि 900 ईस्वी तक जो है वो अपराजित वर्मन का कार्यकाल चला था। क्योंकि पल्लव वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन है, अपराजित वर्मन। जैसा कि अपराजित शैली भी आप जानते होंगे, आगे मैं बताऊंगी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं जिनका कालखंड है 575 से 600 ईस्वी है ना। इसकी राजधानी कांची है। कांची, जैसा आपको पता है, कांची जो तमिलनाडु में है, कांचीपुरम के नाम से जाना जाता था। और ये कांची जो है ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था पल्लव वंश के काल में। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और किताजा-जुनियम के लेखक भारवी जो हैं, ये किताजा-जुनियम के लेखक कौन है, भारवी हैं, श्री विष्णु के राज दरबार में रहते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि भारवी किसके दरबार में रहते थे, किस शासक के दरबार में, तो किसके काल में, तो श्री विष्णु के कार्यकाल में रहते थे, राज दरबार में रहते थे। और एक यहाँ पे पॉइंट आएगा क्वेश्चन कि सिंह विष्णु जो है, सिंह विष्णु, ये जो सिंह जो है ये क्या है, पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह भी था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लव वंश के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए हैं। तो पहला जो शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा जो है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा है महेंद्र वर्मन द्वितीय, चौथा है परमेश्वर वर्मन प्रथम, पांचवा है नरसिंह वर्मन द्वितीय, और छठा है नंदी वर्मन द्वितीय। और लास्ट, ऐसे तो क्या है ना कि नंदी वर्मन द्वितीय के बाद बहुत सारे शासक होते हैं, छोटे शासक होते हैं जिनका कार्यकाल कुछ समय के लिए होता है और उनका इतिहास में जैसे उनके द्वारा किए गए कार्य वैसे है नहीं जो इतिहास में उनको बताया जाए। ठीक है, तो जो अंतिम शासक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन है, तो अपराजित वर्मन है। ठीक है, अपराजित वर्मन, तो आप इसे याद रखिए, अपराजित वर्मन पल्लव वंश के अंतिम शासक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि ये जो शासक हुए हैं, जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम ये प्रमुख शासक हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम ये इम्पोर्टेंट हो गए, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में ही जो है वो हिंसोंग आया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि महाबलीपुरम मंदिर है ना, महाबलीपुरम मंदिर ये है। महाबलीपुरम मंदिर ये है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा पल्लव एम्पायर है। कांचीपुरम देखें, कांचीपुरम कहाँ है, कांचीपुरम जो है वो यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे कांचीपुरम है। ठीक है, और ये साउथ का पूरा पल्लव वंश का क्षेत्र पड़ता है पूरा, यहाँ पे उसकी साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पहले जो शासक थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, प्रमुख शासकों में आते हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। ठीक है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी, महेंद्र वर्मन ने की थी। और ये मत विलास प्रहसन मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक रचना होती है। और इसमें क्या है ना कि बौद्ध भिक्षुओं का और कपालिकों का व्यंग्यात्मक रूप से रचना की गई थी, व्यंग्यात्मक रूप से उन पे कसा गया था। इस वजह से
मतविलास प्रहसन कहा जाता है इसको, ठीक है। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपार के प्रभाव में आकर वो शैव बन गया, ठीक है। और महेंद्र जो वर्मन है, महेंद्र वर्मन को चैत्यकारी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में क्या है कि बहुत सारे चैत्यों का निर्माण कराया। जैसे चैत्य क्या होते हैं, चैत्य जो होते हैं वो बौद्ध धर्म का पूजा गृह होता है, ठीक है। तो चैत्यकारी इन्हीं कहा जाता है, किस लिए? क्योंकि बहुत सारे चैत्यों मंदिरों का निर्माण कराते हैं, इसलिए। क्वेश्चन ये आएगा कि पल्लव वंश में चैत्यकारी किन्हें कहा जाता था, तो महेंद्र वर्मन को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं नरसिंहवर्मन प्रथम। तो महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ये एकात्मक जो मंदिर होते हैं कैसे होते हैं, एकात्म बड़े से पत्थर होते हैं, उसको काट काट के बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एकात्मक, मतलब एक ही पत्थर से बनाया हुआ मंदिर। और साउथ में इस प्रकार के जो मंदिर होते थे उन्हें रथ कहा जाता था, ठीक है। रथ मंदिरों की संख्या 7 थी और इन जो 7 मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता था, ठीक है। सप्त पैगोडा रथ मंदिरों में जो सबसे छोटा जो रथ मंदिर होता था, सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो द्रौपदी रथ है ना। और सबसे बड़ा जो था वो धर्मराज रथ था, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो सबसे छोटा जो रथ मंदिर है द्रौपदी रथ, इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता, मतलब इसमें किसी प्रकार की सजावट नहीं है, बहुत ही शालीन और साधारण रूप से बनाया गया था द्रौपदी रथ का। वातापी कोण की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि वातापी कोण की उपाधि किसने धारण की, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की। नेक्स्ट देखते हैं नरसिंहवर्मन द्वितीय, ठीक है। हम सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो प्रमुख है पल्लव काल के प्रमुख शासक उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का जो शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय था। अब यहाँ पे अरबों का आक्रमण है ना, अरबों का आक्रमण कब हुआ, 512 ईस्वी में हुआ, ठीक है। नरसिंहवर्मन द्वितीय था, तो यह क्वेश्चन एक बन गया कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था, नरसिंहवर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, मतलब राजाओं में सिंह की उपाधि धारण की, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रिय और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक था, ठीक है। शिव का उपासक की उपाधि धारण की। अब आगम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगम किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत में साहित्यों को आगम कहा जाता था, इसलिए साहित्यों का प्रेमी कहा गया, ठीक है। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। अब ये द्रविड़ स्थापत्य जो है वो साउथ के मंदिर से संबंधित है, दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित ये द्रविड़ कला है। जैसे कि द्रविड़ कला हो गया, तो आप ये जो है ना, जैसे कि संपूर्ण भारत में 3 कला होती है, मंदिर निर्माण की 3 कला होती है। सबसे पहले जो होती है, जैसे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ये क्या होती है, नागर शैली होता है, नागर शैली। अगर मिडिल में देखा जाए तो बेसर शैली है ना, बेसर शैली। और ये जो लास्ट हो गया साउथ जो हो गया दक्षिण भारत का हो गया, ये द्रविड़ शैली हो गया, तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे है इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है, ठीक है। और नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण कराया गया है। शोर मंदिर, तटीय मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी आएगा, शोर की जगह पे तटीय मंदिर आ गया, तो ये आंसर होगा, नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कैलाशनाथ मंदिर है, ठीक है। ये इसकी बनावट है और मतलब किस शैली के अंतर्गत, तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत ये बनाया गया, और ये प्रारंभिक चरण है, ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं, मतलब उनकी मूर्तियां बनाई गई है कैलाशनाथ मंदिर में। और यह शिव मंदिर है। 10 कुमार चरित्र और काव्यदर्श के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि दंडी किसके दरबार में रहते थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये देखिए, ये दंडी की जो पुस्तक है, 2 पुस्तकें हैं, 10 कुमार चरित्र और ये काव्यदर्श, ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि 10 कुमार चरित्र और काव्यदर्श किसका है, किसकी रचना है, तो दंडी का है। दंडी किसके राज दरबार में रहते थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर
और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई आलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बताती हूँ कि जो नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय ही, उनके शासनकाल में ही जो अलवार और नैनार संतों के द्वारा जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। पल्लव वास्तुकला को पर्सी ब्राउन ने 4 भागों में बांटा है। ये पर्सी ब्राउन कौन है? तो साउथ के जो कल्चर के एक्सपर्ट है, ठीक है, इन्होंने पल्लव वास्तुकला को 4 भागों में बांटा है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है महेंद्र वर्मन शैली, जो आप पढ़ चुके हैं कि महेंद्र वर्मन जो शैली है वो महेंद्रादित्य संबंधित है। महेंद्र वर्मन एक शासक है, पल्लव काल के प्रमुख शासक हैं, तो इन्होंने महेंद्र वर्मन शैली स्थापित किया। सेकंड जो देखते हैं वो मामल्य शैली। मामल्य शैली जो है वो नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा मामल्य की उपाधि धारण करने के कारण इसे मामल्य शैली कहा गया, है ना। और राशि शैली, ये राशि शैली हो गया, ठीक है। राशि शैली जो है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्या है? पल्लव वास्तुकला है जो संबंधित है मामल्य शैली, राशि शैली। लास्ट जो देखते हैं वो नंदीवर्मन या अपराजित शैली, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि जो महेंद्र वर्मन शैली, मामल्य शैली, राशि शैली, नंदीवर्मन शैली, ये क्या है? तो पल्लव वास्तुकला से संबंधित है और मंदिरों का निर्माण जो हुआ वो इन सभी शैलियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये पल्लव वंश जो है समाप्त हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो चालुक्य वंश से रिलेटेड आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।